आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि दीपावली का त्योहार आपने हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताए गए अब तक के तमाम प्रोटोकॉल्स को अपनाया होगा, तमाम एहतियात उपायों को अपनाया होगा, सुरक्षित दूरी का पालन किया होगा, मास्क लगा के रखा होगा और अपने हाथों को लगातार धोते रखे होंगे ताकि हम कोरोना को आगे फैलने से रोक सके। दीपावली से पहले हम लगातार कहते आ रहे थे कि हमें अपने त्योहारों को बहुत ही सहजता से मनाना है और उन तमाम उपायों का ख्याल रखना है जिससे कोरोना न फैल सके। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ आज का इस कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम को कि आपने उन सभी उपायों का पालन किया होगा। हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं। डॉक्टर संदीप, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हम अपनी चर्चा यहीं से आरंभ कर रखे हैं कि कोरोना के बाद, इस दीपावली के बाद अगर किसी तरह का भी कोई इन्फेक्शन अगर लोगों में होता है कोरोना से संबंधित, तो क्या उन लोगों में ज्यादा होगा जो कि पहले कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं या फिर उन लोगों में ज्यादा रहेगा जिन्हें किसी तरह की अन्य तरह की कोई बीमारियां हैं? देखिए नवीन जी, जो जिनको पहले एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है उनमें क्योंकि थोड़ी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, सेल मीडिएटेड होती हैं और ह्यूमरल मीडिएटेड होती हैं, दोनों तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर दूसरी बार अगर इन्फेक्शन होता है तो एक तो ये संभावना होती है कि हो ही नहीं पाता और अगर हो भी जाता है तो थोड़ा कम सीरियस होता है कोरोना इन्फेक्शन। जी डॉक्टर संदीप, यूरोप से खबर आ रही है कि वहां पर जो है अब कोरोना महामारी का केंद्र दोबारा बनता जा रहा है। वहां पे कोविड के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और WHO ने भी चेतावनी जारी की है कि यूरोपीय महाद्वीप में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें भय की जरूरत है, डरने की जरूरत है और क्या कहीं कुछ जिसे कहते हैं कि लचर स्वभाव से उबरने की हमें जरूरत आन पड़ी है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि भय की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली करते हैं तो फिर कोरोना का इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी कम होता है। अब क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए? नंबर 1 तो यही है कि आपको नवीन जी पता ही होगा कि इंडिया ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर ली है। अब तो करीब 110 करोड़ हो गए हैं। 110 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि एक तरह का अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। लेकिन तो एक तो यही है कि अगर वैक्सीनेशन कराएं जरूर और दोनों डोजेज लें। अभी इंडिया में करीब आपको पता है कि करीब 25%, 1/4 पॉपुलेशन ही दोनों डोज ले चुकी है। तो काफी सारे लोग ऐसे बचे हैं जिनको कि सेकेंड डोज लेने की जरूरत है। तो नंबर 1 तो यही है कि अपना प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन का उसको कंप्लीट करें और अगर जिसने स्टार्ट नहीं करा उसको जरूर स्टार्ट करें, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जो बाकी प्रिकॉशंस हैं, जैसे जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग है और दूरी का जो है वो रखना और दूसरा जो है मास्क वगैरह पहनना और हाथ का सैनिटेशन प्रॉपर करना, साफ रखना हाथ, ये सारे जो उपाय हैं इनको हमको कंटिन्यूअस चालू रखना है। हमें जो ये नहीं होना कि अब तो ये कोरोना कम हो गया तो हम ये सारे एहतियात छोड़ दें, वो सबसे खतरनाक चीज है। तो दोनों चीजों का हमको एक साथ करना है उपयोग, एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा जो ये सारी के सारे जो उपाय थे जिससे कि कोरोना का बचाव हो सकता था वो अभी भी रखने हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद ही बोला कि दूसरी बार भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसा पाया गया है। और स्पेशली क्या होता है कि नए तरह का स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत म्यूटेट करता है, ये वायरस, कोरोना वायरस बहुत रैपिडली म्यूटेट करता है और उसके वजह से कोई नया ज्यादा खतरनाक वैरायटी आ सकती है, जो कि जिसको कि पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है या जिसने पहले वैक्सीनेशन ले चुका है उसमें भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए अभी पूरा का पूरा
खत्म नहीं करना अपना। डॉक्टर संदीप, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। हमारे पहले श्रोता महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने सवाल के साथ। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी गुरुनाथ जी, क्या सवाल है आपका गुरुनाथ जी? सर, जो वैक्सीन है सर, वैक्सीन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, ये जो वैक्सीन जैसे लिए हो कोई भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड जी सर, ये जो पहला डोज जब लिया तो कई लोगों ने ऐसा मिक्स किया है कि निर्धारित समय में दूसरा डोज लिया नहीं है, तो इसका एंटीबॉडी बनने में और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और दूसरा सवाल है सर, इसी का जवाब दीजिए। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा, ये जानना चाहते हैं कि आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन का कोई भी अगर डोज लिया है पहला, और अगर आप दूसरा डोज निर्धारित समय में नहीं लेते हैं तो क्या एंटीबॉडीज बनने में कमी आती है या कुछ फर्क आता है कंपेयर टू अदर वन? देखिए, एक तो है कि अगर आप पहला डोज लेते हैं तो थोड़ी सी एंटीबॉडी बनती है, पर वो पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं होती जिससे कि पूरा बचाव नहीं हो पाता जब अगर कोविड का या कोरोना का इन्फेक्शन हो। तो इसलिए ये तो जरूरी है कि सेकेंड डोज ली जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि कब ली जाए वो सेकेंड डोज, और क्या ऐसा कोई टाइम है जिसके बाद लेने का कोई उसका महत्व नहीं रह जाता? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि करीब 1 महीना जनरली जो हमारे यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, कि अगर आप 30 डेज या बियॉन्ड का गैप रखें तो सेकेंड डोज को लेने पे अच्छा इफेक्ट आता है। और कब तक इफेक्ट अच्छा आता है? आप जब भी वैक्सीन लेंगे सेकेंड डोज, उस समय से आपका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपने मान लीजिए 1 महीने में आपको कराना था, आपने नहीं कराया तो आप सेकेंड डोज कराने का फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब भी आप सेकेंड डोज लेंगे 1 महीने के आगे, तो उसमें सेकेंड डोज का बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। हमारे ये है कि अगर मान लीजिए आपने 6 महीने का गैप दे दिया तो वो बीच के 6 महीने में आपका रिस्क बना रहेगा, क्योंकि एक डोज पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं देती कोरोना के। जैसे ही आप सेकेंड डोज लेंगे उसके 15 डेज बाद से जो है आपका जो मैक्सिमम बेनिफिट आएगा वो जब भी आप लेंगे। जी, आइए हमारे अगले श्रोता से जोड़ते हैं अपने आप को। दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी, क्या सवाल है, क्या प्रश्न है आपका? जी सर जी, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, आप हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं आज कार्यक्रम में जी, और कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत ही ना, जैसे अचानक सड़क पर एक महिला है बेसुध अवस्था में गिर जाती है और लोग कहते हैं कि इसको दौरा पड़ गया है, कोई कहता है नहीं इसको ना हार्ट अटैक पड़ गया है, कोई कहता है नहीं इसको तो मिर्गी है या हिस्टीरिया का दौरा है। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे निर्णय लें, उसकी मदद करें, उसके नजदीक जाएं? एक तो ये जिज्ञासा है कि उस बीमारी का हम कैसे पता लगाएं कि वो किस बीमारी से पीड़िता है, सड़क पे बेसुध अवस्था में पड़ी है सर जी। और दूसरा प्रश्न है सर जी, जो हम हार्ट अटैक की बात करते हैं और एंजाइना की और सीवीडी की, इनमें अंतर क्या होता है सर जी? धन्यवाद। डॉक्टर संदीप, हमारे कार्यक्रम से थोड़ा हट के सवाल है लेकिन प्रश्न है हमारे श्रोता का, तो बहुत संक्षेप में आप इसका जवाब दीजिए। जी, तो बेसिकली ने 2 प्रश्न करे हैं जिनका कि मैं अलग अलग जवाब देता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि एक अशुद्ध या बेहोश अवस्था में कोई व्यक्ति अगर आपको सड़क पे पड़ा मिले तो क्या मानना चाहिए जी, और कैसे ये पता करें कि हार्ट अटैक है कि मिर्गी का दौरा है या कुछ और है, ये सवाल है। तो इसमें क्या है कि 2 चीजें हैं। एक तो कोई भी अगर अशुद्ध अवस्था में सड़क पे पाया जाए तो अगर आप देखें अडल्ट हो, वो मतलब कहने का मतलब 40 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति हो, तो उसमें हार्ट अटैक सबसे कॉमन होता है जो अशुद्ध या बेहोश अवस्था लाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमन तो हार्ट अटैक होता है, उसके बाद ही बाकी चीजें मिर्गी वगैरह आती हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि उसको क्या परेशानी है। अगर देखने में आपको लगता है मुंह से झाग आ रहा है और उसके जो है हाथ पैर अकड़ गए हैं और झटके ले रहे हैं, तो वो मिर्गी का ज्यादा लाइकली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति जो है उसको तीव्र पेन हो रहा है या हैवीनेस हो रही है, जकड़न सी हो रही है छाती में और पसीना आ रहा है, अब बेसुध होगा तो खैर जकड़न तो नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर पूरा शरीर पसीने में नहा गया है तो आप ये समझ सकते हैं कि
हार्ट अटैक का मरीज होगा जी। तो इस तरह से आप मतलब क्विकली डिसाइड कर सकते हैं। पर जो ट्रीटमेंट है वो दोनों का मतलब यही है कि आपको एक मेडिकल व्यक्ति के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा, चाहे वो मिर्गी का दौरा हो या हार्ट अटैक हो। दोनों ही केसेस में आपको जल्दी से जल्दी या तो उसको व्यक्ति को लेके किसी अस्पताल में चले जाए या मेडिकल सेंटर में पहुंच जाए या किसी डॉक्टर को बुलवा के उसको दिखवाएं और फिर वो इसको करेंगे। इसका हार्ट अटैक का जो पक्का वो तो ईसीजी करने के बाद ही पता। डॉक्टर संदीप आगे चर्चा जारी करेंगे। इस बीच गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौली लोनी चला रहा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि दीपावली पे जो भीड़ हुई है बाजारों के अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ हुई, इसमें जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, जिन्होंने एक डोज ले लिया है, जिन्होंने ली नहीं है, इनमें से कौन ज्यादा संक्रमित हो सकता है? जी डॉक्टर संदीप। हाँ, देखिए, जिसने दोनों डोज ली है और दोनों डोज लेने के भी 15 दिन एटलीस्ट गुजर चुके हैं, ऐसे लोगों में मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है। और वो हेलो जी हाँ जी कहिए। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो डिपेंडिंग ऑन कि क्या वैक्सीन है, करीब आप ये मान के चलिए कि 65% से लेके 95% तक वो प्रोटेक्शन बना रहता है अगर दोनों डोज ले ली गई हैं और 15 दिन और बीत गए हैं। दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने एक डोज लिया है उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा प्रोटेक्शन होगा। लेकिन जिसने एक भी डोज नहीं ली है वो तो खैर पूरी तरह से ही रिस्क पे है और नेचुरली उसको होने के चांसेस मतलब पूरे हैं जी। अगर किसी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है। डॉक्टर संदीप, अब घूमने फिरने का मौसम आ रहा है, लोग अपनी यात्राओं पर भी निकल रहे हैं क्योंकि काफी जगह जो कोविड प्रतिबंध थे वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्तियों को अपने साथ किस तरह की कोई किट लेके जानी चाहिए, या अगर आप हफ्ते भर के लिए आप बाहर निकल रहे, इस बीच अगर आपको कोरोना हो जाता है या संक्रमण हो जाता है तो आपको क्या उपाय करने होंगे अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, दो चीज है। एक तो बचाने के लिए मतलब कोरोना हो ही ना, तो उसके लिए तो पहली बात तो यही है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट अपना वैक्सीनेशन दोनों डोज करा लें। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊं कि बहुत सारी जगह अगर आप फ्लाइट से जाते हैं या आप किसी और ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं तो बहुत जगहों पे तो आपको एयरपोर्ट पे ही रोक के वो पूछेंगे कि आपके दोनों वैक्सीनेशन का डोज का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर वो आपको ले जाएंगे किसी जगह पे, वहां पे आपको कोरोना का टेस्ट करा के प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कोरोना तो नहीं हो रहा। तो इसलिए तो एक तो नंबर 1 तो यही है कि अपना वैक्सीनेशन का पूरा डोज करा लें। उससे आप खुद कोरोना से ही नहीं बचेंगे बल्कि आप ये सब झंझट से भी बचेंगे कि आपको कोई रोक रहा है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको पहले कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस सिटी में एंटर कर पाएंगे। ज्यादातर जगह तो ऐसा ही है जी। नंबर 2 जो है कि अगर वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी जैसे मैंने बताया आपको कि नए नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, स्ट्रेन आ जाते हैं, तो रिस्क कम हो जाता है वैक्सीन से, लेकिन 0 नहीं होता। मैंने बताया आपको 65 से 95% चांस तो प्रोटेक्शन होता है, लेकिन कहने का मतलब 5 से 15%, 20% का रिस्क तो तब भी बना हुआ है वैक्सीन लेने के बाद भी। इवन कोरोना होने के बाद भी लोगों को फिर से कोरोना हो जाता है, तो वैक्सीन की तो बात ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि 100% प्रोटेक्शन तो किसी भी चीज से नहीं है, वैक्सीन से या इवन बीमारी से। तो 100% प्रोटेक्शन के लिए हमको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा कि हमको सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। तो मास्क जैसे अपने पास हमेशा रखिए, बाहर जा रहे हैं तो अपना देख लीजिए दिन के हिसाब से आपको कितने मास्क लगेंगे, वो मास्क पहले से अपने साथ रख लीजिए कि कल को कहीं दूसरी जगह गए, वहां ठीक से मास्क नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो गई। या और दूसरी चीज ये है कि जब ट्रैवल करें तो जगह जगह पे जो होते हैं आजकल सैनिटाइजेशन के इक्विपमेंट रखे होते हैं, या कम से कम साफ पानी और साबुन तो मिल ही जाता है। तो अपना हाथ बीच बीच में साफ करते रहें, हाथ धो लें, किसी भी नई जगह को छुएं तो अपना हाथ जो है प्रॉपर धोएं और साफ रखें। और बाकी लास्ट चीज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है कि आप बहुत करीबी में जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो वहां उस जगह पे ना जाएं, एक अपना डिस्टेंस बना के रखें। तो ये 2-3 प्रिकॉशंस करें वैक्सीनेशन के साथ में, तो ट्रैवल मेरे हिसाब से काफी सेफ है।
जी। डॉक्टर संदीप, बदलते मौसम में अब क्या कुछ खास सावधानियां भी बरतनी होगी हमें, क्योंकि कोविड के साथ साथ और भी दूसरे तरह के फीवर जो हैं वो हमें जकड़ लेते हैं या उससे हम पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में हम कैसे पता कुछ लगा पाएंगे कि हम कोविड से पीड़ित हैं या इन्फ्लुएंजा है या किसी और तरह के फीवर से हम पीड़ित हैं? हाँ, देखिए, दो चीज है कि जो कॉमनली सीजन के हिसाब से जो हमारे को फीवर्स होते हैं वो एक तो होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, मतलब सांस से फैलते हैं वो। तो इन्फ्लुएंजा भी उसी टाइप का इन्फेक्शन है और कोविड भी उसी टाइप का इन्फेक्शन है। और दोनों का अच्छी बात यह है कि दोनों का प्रिवेंशन एक ही है करीब करीब जी। एक तो यह है कि मास्क वगैरह पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना और बाकी हाथ की और अपने पूरे शरीर की सफाई रखना, सैनिटेशन रखना, तो ये तो दोनों को बचा देगा। कोविड को भी बचा देगा, इन्फ्लुएंजा को भी बचा देगा। मास्क पहनेंगे तो इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस, फ्लू होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया जो कि मेजर ट्रीटमेंट है या जो मेजर प्रिवेंशन है कि वैक्सीन लेना। तो जैसे कोविड की वैक्सीन आती है वैसे ही फ्लू की भी वैक्सीन आती है, और हम ये तो नहीं कहते कि सब लोगों को लगानी चाहिए वैक्सीन, लेकिन जिन लोगों को कोई एक रिस्क है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ओल्ड एज के लोग हैं जिनको कि इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोविड हो, तो उन लोगों को जो है एक पर्टिकुलर एज के बियॉन्ड फ्लू का वैक्सीन लगा सकते हैं। नंबर 2, जिनको की कोई और प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अगर बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है और हार्ट फेलियर हो रहा है, तो ऐसे भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोविड इन्फेक्शन हो जाता है या इवन फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो ठीक से झेल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि पहले से ही वो कमजोर है, कमजोर हार्ट के वजह से। तो ऐसे जने को भी वैक्सीनेशन की तरफ सोचना चाहिए, फ्लू के वैक्सीनेशन की तरफ। तो ये दो चीज है और दोनों में को ही प्रोटेक्ट करेंगे। अब जो दूसरे तरह का इन्फेक्शन अब आजकल हो रहा है वो है जो कि वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, जैसे मच्छर से जो हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं डेंगू या मलेरिया, ये वो जी। तो जब भी सीजन बदलता है, पानी इकट्ठा होता है, उसमें मच्छर होते हैं, हमको पता है ये चीज, तो उसमें उस टाइम पे ये डेंगू का रिस्क बढ़ जाता है। और उससे तो प्रिवेंशन का तरीका यही है कि एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि मच्छर ना हो, अगर बहुत मच्छर है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, वो सारी चीजें हैं। तो और बाकी दूसरी चीज ये है कि घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि उसी में मच्छर पैदा पनपता है और फिर मच्छर ट्रांसमिट करता है। मच्छर खुद नहीं करता बीमारी, पर मच्छर में खुद भी डेंगू हो जाता है, मच्छर खुद ही डेंगू से ग्रस्त है, और वो ऐसा बीमार मच्छर जब आपको काटता है तो आपको भी डेंगू ट्रांसफर कर देता है जी। तो वही वाली बात है कि दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि मच्छर जो है बीमारी ना हो, अगर वो बीमारी नहीं होगा तो फिर वो आपको बीमारी ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि मच्छर तो खुद बीमार है डेंगू से जी। वो खुद डेंगू नहीं है, वो तो डेंगू उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया और वही इन्फेक्शन वो आपको भी पास कर देता है। तो इन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होगा जिससे हम पता लगा सकेंगे कि हम किस तरह के फीवर से पीड़ित हैं। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश के बड़ौत चलते हैं, वहां से महेश शर्मा जी का प्रश्न सुनते हैं। महेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं महेश जी? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाए, उनके लिए वैक्सीन कब तक आएगी? जी डॉक्टर संदीप, छोटे बच्चों के लिए अब स्कूल खुल चुके हैं, तो किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं ताकि अब वो घर में कोरोना लेकर ना आए? देखिए, वही दो तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक तरीका तो यही है कि मास्क पहनना, जब भी ओपन स्पेसेस में जाएं और लोगों से मिले जुले, या इवन ओपन मतलब बाहर निकल के फिर क्लोज स्पेस में भी जाते हैं, कहीं अपने स्कूल में जाएंगे, क्लासरूम में बैठेंगे तो क्लोज स्पेस होगा। तो इसमें यही है कि एक तो मास्क पहनना जरूरी है, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है। तो अब तो स्कूल जो खोल भी रहे हैं वो लोग ये सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि एक कुर्सी मेज से दूसरे का डिस्टेंस प्रॉपर है, ये सब इंश्योर करा जा रहा है ऑलरेडी। और बाकी ये है कि स्कूल में और बाकी जगह पे भी जहाँ पे बच्चे निकलते हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम रखा गया है, सैनिटाइजर्स रखे गए हैं, पानी, फ्रेश पानी विद साबुन जहाँ पे अच्छे से हाथ धोया जा सकता है। तो वही सारे प्रिकॉशंस हैं जो एक वही बच्चों में भी है। नंबर 2 जो है, आपको पता ही है कि कुछ वैक्सीन ऐसी आ गई हैं जो कि बच्चों में भी दी जा सकती हैं, जैसे कि कोवैक्सीन है, उसमें यंगर एज में भी देख के ट्रायल हुई है, उसका कुछ रिजल्ट अभी आया है। और दूसरा जो भी एक नई वैक्सीन इंडिया में आ रही है जाइडस की, जाइको
जो वैक्सीन है वो भी बच्चों में उसका ऑलरेडी प्रयोग किया जा सकता है और बहुत जल्द ही, और मेरे ख्याल से कुछ जगह शुरू भी हो गया है, स्कूलों में ही वैक्सीन दे दी जाएगी। हमारा जो बच्चा है उसके स्कूल वालों ने ऑलरेडी बोला है कि हम वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा सोचना है कि ज्यादातर जगहों पे या तो प्रोग्राम शुरू हो गया है या बस शुरू होने वाला है जी। तो ये भी दोनों ही चीजों से प्रोटेक्शन जैसे बड़े लोगों में होता है वैसे बच्चों में भी सेम तरीका है प्रोटेक्ट करने का। डॉक्टर संदीप, इस बदलते हुए मौसम में हम एक बार फिर उसी प्रश्न का रुख करते हैं कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने खान पान में बदलाव ला सकते हैं, या किस तरह से हमें कुछ और मेडिकेशन की जरूरत होगी कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो कुछ और बढ़ जाए, क्योंकि पिछले साल इसी सीजन के अंदर कोरोना के केसेस काफी बढ़े भी थे। देखिए, एक दो तो जो आप चीज पूछ रहे हैं उसमें एक दो तो बहुत क्लियर चीजें हैं जिसको मैं बताऊंगा। कुछ मिथ्स हैं जो लोग सोचते हैं ये करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा जो कि मतलब टाइम टेस्टेड सोल्यूशन हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के, जिससे कि आपको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ ही जाती है। तो उसमें जैसे एक तो ये है कि अगर आप फ्रेश चीजें खाना खाएं, जो रखे हुए जो खान पान है जो कुछ समय तक रखा जाता है और फिर खाया जाता है, वो जो है वो इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर आप फ्रेश चीज यूज करें, जैसे आप फ्रेश सब्जी यूज करें खाने में और एक बार कुक करके उसको खा लें, फिर उसको रखें नहीं ज्यादा देर तक और फिर एक दो दिन, कुछ लोग ये करते हैं कि सब्जी बना ली ज्यादा सी फिर हफ्ते भर उसी को खा रहे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव नहीं होने देती। तो अगर आप फ्रेश सब्जी खाएं और फ्रेश फूड वगैरह खाएं तो उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक एक्टिविटी बनाए रखें अपनी कि जैसे एक्सरसाइज करें या कम से कम डेली वॉक ही करें और कम से कम ये इंश्योर करें कि 7,000 से 10,000 स्टेप्स पर डे चल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है जिससे कि सारी जितनी भी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है। नॉट ओनली इन्फेक्शियस बीमारियां, नॉट ओनली इम्यूनिटी बढ़ाता है, पर और तरह के जो है लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है, उनमें भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। तो एक अच्छी ऑप्टिमम एक्टिविटी बनाए रखना या उत्तम अपना वो है एक उत्तम तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का। उसके अलावा काफी सारी भ्रांतियां भी चल रही हैं। कोई कहता है ये वाला चीज पी लो तो इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये कोई औषधि है ये खा लो, ये कोई देशी नुस्खा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसे इतना ज्यादा अभी पता नहीं है कि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो इसलिए ये कोई पक्का नहीं है जी। डॉक्टर संदीप, कोरोना ने ज्यादातर उन लोगों को अफेक्ट किया है जो हृदय की बीमारी से पीड़ित थे या फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे। बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने हृदय को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिक चीजें क्या करनी चाहिए ताकि अगर बाई चांस हमें कोरोना अफेक्ट भी करे तो हृदय को ज्यादा आघात ना हो। हाँ, देखिए, जो हृदय की बीमारी है, मैं जैसे आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि इसको हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। मतलब हमारी दिनचर्या कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं? लाइफस्टाइल में एक तो खान पान है, तो जैसा मैंने बताया कि फ्रेश खाएं और जो है ऑयल प्रॉपर यूज करें, और कि ज्यादा वनस्पति घी जो है वो जहर है हार्ट के लिए, आप ये समझिए। और हार्ट के लिए नहीं, वो इवन कैंसर के लिए भी, कैंसर की भी उसमें बढ़ता है। तो जो वनस्पति घी है उसका जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो हमको बचना चाहिए कि अगर ऑयल जैसे है अगर उसको रीहीट और रीयूज किया जाए कई बार तो वो भी एक बहुत नुकसान कर सकता है, कोई सा भी ऑयल। बाकी ये है कि जो अच्छे ऑयल है हमको पता है, जैसे जो हमारे क्लासिकल ऑयल्स हैं जो हमारे को ऑलरेडी ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, जैसे कि सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है, ये सबसे अच्छे ऑयल्स हैं। और साथ में अब राइस ब्रान ऑयल एक चाइनीज ऑयल है जो कि अब इंडिया में काफी अवेलेबल है, बल्कि बन रहा है इंडिया में भी, तो वो भी अच्छा ऑयल है। तो सही तरह का ऑयल यूज करना, कम यूज करना और फ्रेश खाना, आई थिंक, और बहुत ज्यादा कुक नहीं करना। हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन है, लेकिन हम अपनी सब्जियों को इतना फ्राई करके इतना उसको कर देते हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली किल ही कर देते हैं सब्जी को। तो उसको थोड़ा लाइटली कुक्ड चीजें खाएं तो ये जो है
खान पान से संबंधित चीजें। दूसरी चीज मैंने आपसे वैसे ही बताई कि अगर आप रेगुलर एक्टिविटी बनाए रखें, एक्सरसाइज करें या वैसे भी वॉक ही करें, तो रेगुलर एक्टिविटी बनाए रखें, 7,000 से 10,000 स्टेप्स पर डे अगर आप कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है हार्ट को स्वस्थ रखने का और उसको बचाने का। जी, तो डॉक्टर साहब ये कुछ ख्याल हमें अवश्य रखने होंगे ताकि हम अपने आप को काफी सारी बीमारियों, स्पेशली कोरोना से संबंधित बीमारियों से अपने आप को बचा सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी त्योहार गए हैं, काफी लोगों ने अपने आप को बिल्कुल ही मास्क नहीं लगाए थे, बिल्कुल भी इन्होंने पालन नहीं किया था सोशल डिस्टेंसिंग का। खैर वो एक अलग बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे लोग सुबह एक्सरसाइज पर निकलते हैं तो काफी देखा गया है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो कोरोना की दोनों डोजेस भी हमने ले चुकी हैं, कोरोना के इन्फेक्शन भी कम है और हम लोगों से काफी दूर दूर होकर चल रखेंगे। ये कितना सही है डॉक्टर साहब? देखिए, जितने चीजें हम करेंगे उसका एडिटिव इफेक्ट होगा कोरोना से बचने के लिए। तो जहां तक अगर वैक्सीनेशन कराया बहुत अच्छी बात है, 65 से 95% प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन 5 से 25%, 30% का तो अभी भी रिस्क है जी। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग करा तो ये रिस्क जो 5 से 30% का 35% का था ये और कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बना रहेगा। तो कहने का मतलब आप जितने जितने ये स्टेप्स लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आप मास्क भी लगा लेंगे तो फिर ये है कि वो जो रिस्क जो मैं बता रहा था आपको, करीब एवरेज 20% का रिस्क था, वो कम होकर शायद 1% ही रह जाएगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने जितनी आप चीजें करेंगे ये उतना आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा। आप जो चीज छोड़ देंगे उतना प्रोटेक्शन चला जाएगा। इस बीच डॉक्टर संदीप, एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के रीवा से, रामजी गर्ग। उनका प्रश्न सुन लेते हैं जल्दी से। रामजी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए सर धन्यवाद जी। क्या सवाल है आपका रामजी? जी सर जी, बच्चे समोसा चाट खाने के इच्छुक रहते हैं, लालसा जारी करते हैं, उनके लिए क्या खवाया जा सकता है, खिलाया जा सकता है कि उनको उसमें भी कोरोना पाया जाएगा? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बाहर से रेहड़ी पटरी से जो ये सामान लेते हैं, खाते हैं, तो क्या उनसे बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं क्या? देखिए, कोरोना जो है वो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो वो जो है एयर बॉर्न इन्फेक्शन या जिसको हम कह सकते हैं, तो जो सांस के थ्रू स्प्रेड होता है। तो जो खाना वाला जो इन्फेक्शन है वो अलग तरह का इन्फेक्शन है, जिसमें कि कोलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो अगर आप रेडी से खाते हैं और वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखता, सफाई नहीं रखता, तो कोलरा, टाइफाइड, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन कोरोना इससे नहीं होता, क्योंकि कोरोना ज्यादातर जो है वो टच से नहीं स्प्रेड होता। थोड़ा चांस तो है फिर भी टच से स्प्रेड होने का, लेकिन कॉमनली वो सांस के थ्रू होता है। लेकिन 100% तो नहीं कह सकते कि टच से नहीं होता, चांसेस थोड़े कम है। टच से जो स्प्रेड होने वाले इन्फेक्शन है वो जैसे मैंने बताया टाइफाइड, कोलरा और तरह के डायरिया, GRDSS, ये सब होते हैं, पर कोरोना भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है कि देखिए, मेजॉरिटी लोगों ने, जैसे आपको पता ही है कि अब हमारे देश में 103 करीब 110 करोड़ के आसपास लोगों ने कोई डोज मिल गया है। तो पहला संदेश तो यही है कि अगर आप उन्हें 110 करोड़ में नहीं है तो आप जल्दी से इसमें शामिल हो जाइए और अपना भी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लीजिए। अगर आपने एक डोज लिया लेकिन दूसरा डोज नहीं लिया तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपना दूसरा डोज भी ले लीजिए। अगर 1 महीने के गैप के बाद जो भी टाइम है उस पर आप इमीडिएटली अपना दूसरा डोज भी ले लीजिए। नंबर 3, मैं ये कहूंगा कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज 20% तो रिस्क फिर भी बना रहता है कोरोना होने का, तो बाकी सारे जो स्टेप्स हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजेशन को वगैरह का प्रयोग करना है, अगर आप ये भी साथ में अपने जोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए 99% आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे कोरोना इन्फेक्शन से। जी, डॉक्टर संदीप, हमसे जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 74 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप भी उनमें से कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर होंगे, और नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपने टीके की दोनों डोज लगवाएं। बहरहाल, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।